हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये सीबीएसई एंड डीबीएसई दोनों में ही है। तो डीबीएसई में तो इसके दो पार्ट हैं, एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 6 जो यूनिट 5 के हैं। और सीबीएसई में एक कंप्लीट चैप्टर है ये। आपको इस चैप्टर का नाम पढ़ के और फोटो देख के तो समझ आ ही गया होगा कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ऑफ कोर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करने वाले, उनके जीवन के बारे में जानने वाले, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी, क्या क्या इन्वेंशंस किए थे, वो हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, मतलब कि रीड करने से पहले जो हमें पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। वी शेल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन civil servant who took the world by storm about 100 years ago। कह रहा है यहाँ पर कि अब हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे यंग व्यक्ति के बारे में जो एक जर्मन सिटी में रहते थे और वो एक सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट कौन? जो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं, है ना। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, मतलब जिनके वजह से पूरे वर्ल्ड में एक तहलका समझ गया था। कब? तो 100 साल पहले। क्यों? तो उसका रीजन आगे बताया। इन द समर 1905, मतलब गर्मियों के दिनों में, जब 1905 की गर्मियां थी, द 26-year-old पब्लिश्ड इन अ क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। तो 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने पब्लिश किए थे अपने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स को। किसके बारे में? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज के बारे में, एंड एनर्जी के बारे में। ये सारी साइंटिफिक टर्म्स है। लाइट पता है आपको क्या होता है, पार्टिकल मूव करते हैं, मोशन में रहते हैं, उनके बारे में, और मूविंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चीजें होती हैं उनके बारे में, और एनर्जी के बारे में इन्होंने 4 पेपर लिखे थे। His work took up only a few pages in scientific journals। साइंटिफिक जर्नल मतलब न्यूज़पेपर, जो साइंटिफिक के न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो साइंटिफिक न्यूज़पेपर के अंदर उनके जो वर्क्स थे, उनके जो राइटिंग थी, उसने बहुत कम स्पेस लिया। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। पर उनकी वजह से हम जो साइंस आज पढ़ रहे हैं, जो साइंस में इतने सारे बदलाव है, सिर्फ इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस की थी, ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें निकाल के बताई थी, जिसकी वजह से अब हम जो साइंस पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उस जमाने से। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। अब किसी को भी अगर आपको जीनियस कहना है तो आप उसको बोल देते हो ना कि अरे तू आइंस्टाइन की औलाद है क्या, या तू आइंस्टाइन है क्या। तो उनका नाम ही एक सिनोनिम पड़ गया। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड पड़ गया कि अगर किसी को जीनियस कहना है तो उसको आइंस्टाइन कह दो, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो उसे क्या कह रहा है, जीनियस कह रहा है। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनके 50 साल, मतलब उनको मरे हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स। आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें करी थी अपनी लाइफ में, और वो क्या थी वो इस चैप्टर में ही पता चलेगा हमें। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट है आइंस्टाइन के चाइल्डहुड का। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम आइंस्टाइन के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंसिडेंट है, तो देख लेते हैं क्या है। ऑटो न्यूगेबोर, मतलब अजीब सा नाम है, पढ़ लेना। ऑटो न्यूगेबोर द हिस्टोरियन, एक ये हिस्टोरियन थे एंशियंट मैथमेटिक्स के, मतलब ये मतलब लोगों की हिस्ट्री के बारे में लिखते थे या जानते थे। तो उन्होंने एक कहानी बताई है, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट आइंस्टाइन द बॉय, मतलब अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, मतलब बचपन की बात बताई आइंस्टाइन के, दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लेजेंड। और इस स्टोरी की वजह से वो एक लेजेंड है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि उनकी स्टोरी बड़ी अजीब सी और सबको प्रभावित करने वाली है। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, पर लोग लेजेंड तो कहते हैं, पर ये ऑथेंटिक है कैसे, सही है कैसे, स्टोरी से पता चल जाएगा आपको। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि हमें पता है कि वो लेट टॉकर थे, मतलब उन्होंने काफ़ी सालों बाद बोलना शुरू किया था। हिज पेरेंट, मतलब वो बोलते ही नहीं थे, उनको बोलना आता होगा पर वो बोलते नहीं थे। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उनके पेरेंट्स बड़े वरिड थे कि कहीं हमारा बच्चा गूंगा तो नहीं है। एट द सपर, सपर होता है रात का जो डिनर करते हैं हम लोग, एट द सपर टेबल वन नाइट, एक रात को जब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और उन्होंने बोलना शुरू किया। वो आज तक कभी नहीं बोले थे पर उस दिन पहली बार बोले थे। द सूप इज टू हॉट, मतलब जो सूप वो पी रहे थे वो काफी गर्म था, तो उसके लिए बोला इन्होंने कि आपने कैसा सूप दे दिया मुझे, ये तो बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, मतलब उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा रिलीव्ड होते हैं और पूछते हैं, आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, उससे पूछते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बोला, आपको बोलना आता था, आपको पता था कैसे बोलना है, तो आपने बोला क्यों नहीं। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो इसका रिप्लाई करते हैं अल्बर्ट, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, मतलब आज तक सब कुछ मुझे ऑर्डर में मिला, सब कुछ मेरे को सही तरीके से मिला, कोई भी चेंजेस नहीं थे, कोई भी बदलाव नहीं थे मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
और जैसे ही उनको एक गर्म सूप मिला, इससे पहले शायद नॉर्मल सूप मिलता होगा या ठंडा सूप मिलता होगा जिसको वो आराम से पी लेते थे, तो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी कुछ उनको गलत लगा ही नहीं। जब जैसे गलत लगा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और उनके पेरेंट्स काफ़ी रिलीफ फील हुए कि चलो भाई हमारा बेटा बोलता तो है। अब करते हैं हम लोग चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, मतलब कि आइंस्टाइन का जो माइंड था वो सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल था। और वो कैसे ब्यूटीफुल था तो इस चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं ह्यूमंस के लिए, तो इसलिए उनका माइंड बहुत ब्यूटीफुल था। शुरू करते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the Germany city of Ulm। मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च को 1879 में, और एक जर्मन की सिटी थी, छोटी सी सिटी जिसका नाम था उल्म। ये याद रखना, 1 मार्कर में पूछ सकता है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, किसी को भी नहीं पता था, नो वन नोस कि ये बच्चा बड़े होकर इतना ज्यादा ग्रेट काम करेगा, इतना ज्यादा बड़ा काम करेगा। ऑन द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मतलब ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रारी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनके मदर को लगता था कि अल्बर्ट जो है वो थोड़े से फ्रीक है। फ्रीक मतलब थोड़े से कम बुद्धिमान है, या लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, तो उनको लगता है थोड़ा से क्रैक है, दिमाग से खराब है वो। टू हर, क्यों ऐसा क्यों सोचती थी उसकी मदर? हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका जो हेड था वो छोटा था, पर मतलब नॉर्मल साइज का था, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन से ही थोड़ा सा जो हेड था, माइंड था, वो बड़ा था, क्योंकि उनका ब्रेन भी बहुत ज्यादा था ना, इसीलिए। एट द एज ऑफ 2.5, 2 या 2.5 साल के हो गए, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल तक तो उन्होंने बोलना ही नहीं की चालू किया, वो बोलते ही नहीं थे। When he finally did learn to speak, जब उनको बोलना आया, उनको बात करना आया, he uttered everything, वो हर एक चीज को 2-2 बार बोलते थे। utter everything twice मतलब 2-2 बार बोलना, जैसे कि मैं, खाना खाना, ऐसे कर। आइंस्टाइन did not know what to do with other children। आइंस्टाइन शायद छोटे से ही, बचपन से ही थोड़े से अलग थे लोगों से, या उनका माइंड थोड़ा अलग ही एक्ट करता था, इसलिए वो दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते थे। एंड हिज प्लेमेट्स, और इसीलिए उनके जितने भी दोस्त थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो थोड़े से बोरिंग थे, वो लोगों के साथ मिल जुल के नहीं रहते थे, घुल मिल के नहीं रह पाते थे, इसलिए उसके दोस्त क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग, नाम दिया हुआ था चिढ़ाने के लिए। सो यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो यंगस्टर कौन है यहाँ पर? ऑफकोर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले ही खेलते थे, मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम अकेले ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका बचपन से ही जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स और साइंस में था, तो वो हमेशा मैकेनिकल टॉयज से खेलते थे। लुकिंग एट हिज ओन न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही, वैसे तो माहा पढ़ेंगे क्योंकि जो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है माहा, पर यहाँ पे माजा हम पढ़ सकते हैं सो दैट कि आपको स्पेलिंग याद रहे। ही इज सेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो जब उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी, छोटी सी बहन को देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनकी बहन है, उन्होंने जब अपनी बहन को देखा तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरी बहन अच्छी लग रही है, बट उसके व्हील्स कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं? जैसा कि वो टॉयज के साथ खेलते थे, तो उनको लगा ये भी एक टॉय ही है, और हर टॉय में उनके व्हील था, तो उन्होंने बोला ठीक है, टॉय अच्छा लग रहा है, पर व्हील्स कहाँ है भाई? तो शायद ऐसा वो सोचते होंगे। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो यहाँ पे एक हेडमास्टर थे, जब उन्होंने देखा आइंस्टाइन को बचपन में, जब वो पढ़ाते थे, हेडमास्टर बेसिकली प्रिंसिपल को बोलते हैं हमारे, ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चा तो भाई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ये लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता है, तो उन्होंने उनके फादर को बोल दिया कि आइंस्टाइन चाहे लाइफ में कुछ भी कर ले, कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आइंस्टाइन कभी भी किसी चीज में सक्सेस पा ही नहीं सकता। और आपको पता है कि आइंस्टाइन क्या बने बाद में। तभी कभी भी तो हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए उसके हालात को देख के, उसकी शक्ल को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के। कभी भी कुछ भी कोई भी कर सकता है, सबके अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा, लर्न करना सीखा, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि उनका बेटा वायलिन सीखे। वायलिन आप देख सकते हो, ये रहा आइंस्टाइन के हाथ में वायलिन, इसको वायलिन बोलते हैं, ठीक है। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर, बाद में वो काफी अच्छे एमेच्योर बन गए। एमेच्योर का मतलब वो होता है जो कोई काम अपना प्रोफेशन के लिए नहीं करता, वो सिर्फ अपनी पास टाइम के लिए करता है, या पसंद के लिए करता है, उस इंसान को एमेच्योर बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा वो बजा लेते थे वायलिन, पर वो अपने तक ही सीमित रखते थे, वो कोई प्रोफेशन वगैरह चूज नहीं किया उन्होंने वायलिनिस्ट का। मेंटेनिंग हिज स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जिंदगी भर उन्होंने वायलिन का जो स्किल है ये अपने पास रखा। वो वायलिन काफी अच्छा बजा सकते थे या बजा पाते थे, ठीक है।
जैसे कई लोग सिंगर बनना चाहते हैं, पर मतलब सिंगिंग आती है उनको, अच्छा गा लेते हैं, पर कभी उसको प्रोफेशन में नहीं ले जाते ना, वैसे कुछ। नेक्स्ट, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल। प्यूपिल मीन स्टूडेंट। बट कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल भी बुरे बच्चे नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट्स लिख दिया मैंने, स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच। मुनीच भी जर्मन में एक छोटी सी सिटी है, वहां पर वो हाई स्कूल में जाते थे। हाई स्कूल मतलब जो 10 तक का स्कूल होता है उसको हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है। हाई स्कूल में जाते थे, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज ओनली 15 मंथ्स ओल्ड। जब 15 महीने के थे आइंस्टाइन बचपन में, तब उनकी जो पेरेंट्स थे वो मुनीच मूव कर गए थे। उल्म में रहते थे पहले, उल्म में जन्म हुआ था, उल्म से वो मुनीच चले गए थे जब सिर्फ आइंस्टाइन 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। वो काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर करते थे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। बस हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में उनका कुछ हाथ ढीला था, इसलिए उनके क्लैशेस भी होते थे हिस्ट्री वाले टीचर से। और आप ये चीज़ 11th में पढ़ोगे, अगर आप लोग सीबीएसई स्टूडेंट हो, 11th में ये चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, 11th की इंग्लिश की बुक में, जिसमें हमें पता चलेगा कि क्यों उनको स्कूल से निकाला गया या खुद वो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, वो बातें आपको 11th क्लास में पता चलेगी। पर अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑलमोस्ट वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते थे। ऑफकोर्स हिस्ट्री में भी करते थे, पर हिस्ट्री उनको ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उनके हिस्ट्री टीचर से ज़्यादा क्लैशेज होते थे। और स्कूल में रेजिमेंट को भी लेकर कह सकते हो कि वहाँ का जो स्कूल का जो मतलब बिहेवियर था, स्कूल के अंदर जो पनिशमेंट मिलती थी या स्कूल में जो स्ट्रिक्टनेस होती थी, उसके ऊपर भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुद्दे हुए हैं स्कूल के अंदर, और इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। आगे पता चलेगा आपको। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। व्हाट इज रेजिमेंटेशन? मतलब जो वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसको रेजिमेंटेशन कहते हैं। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, और ऑफन उनकी यू नो वैसे तो नहीं करना चाहिए टीचर के साथ, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए, बट आइंस्टाइन का बिहेवियर शायद थोड़ा सा डिफरेंट था। और शायद वो इसलिए नहीं लड़ते थे टीचर से कि उनको पढ़ाना नहीं आता था, वो इसलिए लड़ते थे या हो सकते उनसे बहस इसलिए करते थे क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, बियॉन्ड स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, मतलब वही आपकी एज के, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड। स्टिफल मतलब जैसे गला घुटता है ना आपका बंद कमरे में जहाँ सांस नहीं आती, तो आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत बंद के रह रहे हैं इस स्कूल के अंदर। एंड एंड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो फॉर अ गुड रीज़न, दैट मीन्स आपने उसको कंप्लीटली छोड़ दिया, तो उन्होंने स्कूल छोड़ ही दिया, स्कूल उनको पढ़ना ही नहीं है अब, उस वाले स्कूल में बेसिकली। आगे देखते हैं। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। मतलब कि जिस साल वो हाई स्कूल छोड़ा था उन्होंने, जिस साल, उसके एक साल पहले उनके पेरेंट्स मिलान चले गए थे। मिलान भी एक सिटी है, वहाँ चले गए थे। देख लो, इनके पेरेंट्स तो इधर उधर घूम ही रहे हैं। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और इसीलिए क्योंकि वो चले गए थे तो उन्होंने अपने बच्चे को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, किसी रिलेटिव के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबी, अच्छी खासी लंबी डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी दैट वाज मोर लिबरल देन मुनीच। तो इन्होंने पेरेंट्स से बात करी कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, मैंने स्कूल छोड़ दिया है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ। इनके फादर चाहते थे कि ये स्कूल अच्छे से करें, पर स्कूल ने छोड़ दिया। तो इन्होंने डिस्कशन किया कि नहीं, मुझे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ना है जहाँ का रूल रेगुलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे एक ऐसे स्कूल में पढ़ना है जहाँ पे मुझे फ्रीडम मिले, मुझे भी कुछ कहने का मौका मिले। तो जाके इनके पेरेंट्स समझ गए और उन्होंने सोचा कि ठीक है, जाने दो, और इसीलिए ये एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के स्कूल में चले गए। स्विट्जरलैंड जर्मनी से अलग जगह है, जहाँ पे एक स्कूल था जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई कराई जाती थी। और वो कहाँ था? वो स्विट्जरलैंड में था ऑफकोर्स। और काफ़ी लिबरल था वो स्कूल। लिबरल मतलब बच्चों को काफ़ी फ्रीडम दी जाती थी, सारी राइट्स दिए जाते थे उन्हें। मुनीत से ज़्यादा अच्छे था स्कूल। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उनका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसा कि मैंने बता ही रखा है आप लोगों को पहले से ही। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उन्होंने स्कूल ख़त्म कर लिया, जो ऑफकोर्स वहाँ था, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच। तो उन्होंने सोचा कि मैं जूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँगा। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। तो सिर्फ साइंस ही या मैथमेटिक्स या पढ़ाई उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, एक और चीज़ थी जो उनको इंटरेस्टिंग लगती थी, वो आपको आगे पता चलेगा। जब वो यंग थे तो वो काफ़ी डैशिंग थे, उन्होंने एक वॉलरस सी मुस्टैच रखी थी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये वॉलरस, ऐसी मूछ को हम वॉलरस मुस्टैच कहते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं उनको क्या एक और चीज में इंटरेस्ट आया, तो ये रहा। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिल्विया मैरिक। तो पढ़ाई नहीं, उनको लड़कियों में भी इंटरेस्ट था और सबसे पहले उनको जो लड़की पसंद आई वो थी मिल्विया मैरिक, जो उनकी फेलो ही स्टूडेंट थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी। उनका इंटरेस्ट उस लड़की के अंदर आया। whom he found to be a clever creature। और उनको क्यों पसंद आई मिल्विया मैरिक? क्योंकि वो काफ़ी क्लेवर मतलब चालाक नहीं, क्लेवर मतलब इंटेलिजेंट थी, काफ़ी इंटेलिजेंट उनके कंपैरिजन की थी। दिस यंग सर्ब, साबेरियन थी ये, शायद इसलिए इनको सर्ब कहा गया है, ये यंग सर्ब थी। हैड केम टू स्विट्जरलैंड, और वो स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच, जहाँ जूरिच में ये पढ़ते थे, उसी यूनिवर्सिटी में was one of the few in Europe where women could get degrees। तो ये शायद यूरोप में एक ऐसा यूनिवर्सिटी, ये ऐसा कॉलेज था जहाँ पे औरतों को भी डिग्री दी जाती थी। आपको पता ही है कि ये बहुत पुराने ज़माने की कहानी है आइंस्टाइन की, और उस ज़माने में औरतों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और इसीलिए शायद कोई भी यूनिवर्सिटी और स्कूल औरतों को डिग्रीज नहीं देता था, इतने हाई लेवल की एजुकेशन नहीं देता था। पर ये शायद यूरोप में एक ऐसा स्कूल था जो औरतों को भी डिग्री देता था, औरतों को भी उतनी ही कह सकते हो कि इक्वालिटी प्रोवाइड करता था। आइंस्टाइन सो इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब ये फिलिस्टाइंस क्या है मैं बताता हूँ। आइंस्टाइन को ना मिल्विया मैरिक में एक एलाई दिखा, कैसे? उन फिलिस्टाइन के अगेंस्ट। अब ये फिलिस्टाइन क्या है? तो ये उस जमाने की कहानी है जब लोगों के अंदर जो म्यूजिक में इंटरेस्ट होता था, लोगों को या पोइट्री में या कह सकते हो गाने बजाने में, तो उस जमाने में इन चीज को बुरा माना जाता था, कहा जाता जो ये इंसान करते थे तो उनको लगता था कि ये तो घटिया काम कर रहे हैं, मतलब, है ना। पर मिल्विया और आइंस्टाइन दोनों को ही ये बातें पसंद थी, वो म्यूजिक को पसंद करते थे, गाना बजाना पसंद करते थे, पोइट्री पसंद करते थे, तो इनको पसंद है। ये दोनों एक दूसरे को इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि इन दोनों का सेम इंटरेस्ट था। पर जो फिलिस्टाइन वो थे जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, तो ये दोनों मिलके उन लोगों का सामना करते थे जो इन लोगों के खिलाफ थे, इस म्यूजिक वगैरह और पोइट्री के वगैरह खिलाफ थे, इनके खिलाफ थे। दोज पीपल इन हिज फैमिली, और ज़्यादातर उनकी फैमिली में ही ऐसे लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। ऑड्स मतलब डिफरेंस, अलग अलग। तो जैसे कि इनकी फैमिली में भी कई लोग थे जिनको म्यूजिक, पोइट्री, डांस वगैरह पसंद नहीं था, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग थे ऐसा। तो मिल्विया मैरिक और ये दोनों मिलकर उनसे लड़ते नहीं थे, मतलब उनसे 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर लेते थे कि हाँ भाई हमारी मर्जी, हम करेंगे जो करेंगे, तुम्हें क्या। द कपल फेल इन लव। फाइनली ये दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। तो मतलब कि उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उस वक्त कॉल, फ़ोन वगैरह, मैसेज वगैरह, ट्विटर वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ नहीं होता था, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। तो इन लोगों ने एक दूसरे को लेटर लिखा जब भी दूर जाते थे, और उसमें अपना अफेक्शन लिखते थे, लव लिखते थे, और उसके साथ साथ वो क्या करते थे, मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस, और वो मतलब साइंस की बातें भी करते थे उसी लव लेटर के अंदर। तो सोच सकते हो इनका प्यार कितना ही महान और बड़ा रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आइंस्टाइन ने क्या लिखा था। रोट आइंस्टाइन्स, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं कितना खुश हो जाऊंगा और कितना प्राउड फील करूंगा जब हम दोनों जिस वर्क पे हम काम कर रहे हैं वो है रिलेटिविटी का वर्क। रिलेटिविटी का वर्क कर रहे थे, रिलेटिविटी एक साइंटिफिक टर्म है, उसका काम कर रहे थे। और वो बोल रहे हैं कि क्या अगर ये रिलेटिविटी का वर्क हमारा कंक्लूजन पे आ जाता है, इसका एक प्रूफ मिल जाता है और हम इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो कितना मज़ा आएगा हमें और कितना प्राउड फील करूंगा मैं कि हम दोनों का प्यार एक साथ आगे बढ़ रहा है। Next, in 1900, at the age of 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी में जब वो 21 साल के हुए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, पर अनएम्प्लॉयड थे बेचारे, उनके पास कोई काम ही नहीं था, कोई काम काज नहीं था। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट। तो उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट का काम लिया, मतलब कि वो टीचर के असिस्टेंट बन के काम करते थे। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और वो बच्चों को भी पढ़ाते थे, ठीक है, प्राइवेट लेसन्स लेते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, मतलब कि 1902 में उन्होंने एक जॉब सिक्योर कर ली थी एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज पेटेंट ऑफिस। तो जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो कोई ना कोई इन्वेंशन करते रहते हैं और वो इन्वेंशन का उनको पेटेंट लेना होता है। इन्वेंशन का पेटेंट क्यों लिया जाता है? जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ की डिस्कवरी की और वो मैं डिस्कवरी करके छोड़ देता हूँ और मैंने उसको कहीं पे पब्लिश नहीं करवाया, उसका पेटेंट नहीं लिया। मान लो सिमिलर
सिमिलर कोई तुम्हारी चोरी करके या खुद से भी उसी चीज की डिस्कवरी कर लेता है तो, और उसने जाके पेटेंट करवा दिया, तो उसका नाम हो जाएगा, आपका नाम नहीं रहेगा। जैसे कॉपीराइट्स होते हैं ना, गाने वगैरह का, मूवी वगैरह का कॉपीराइट्स होता है, अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाता है। सेम वैसे ही पेटेंट होता है, तो आपको एक स्टैंप लगवाना पड़ता है कि भाई ये डिस्कवरी आपने किया और ये डिस्कवरी आपकी ओरिजिनल है, आपने किसी की चीटिंग नहीं किया। तो पेटेंट ऑफिस में यही होता था। तो वहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट का काम करते थे। ये बेसिकली करते क्या थे कि ये लोगों के काम को, वर्क को देखते थे, समझते थे, और उनको लगता था कि ये ओरिजिनल है, तो उनको पेटेंट का थप्पा दे दिया जाता था। तो वो कहाँ था जहाँ पे ये काम करते थे, वो था बर्न। ठीक है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जब वो खुद दूसरों के इन्वेंशन को असेस कर रहे थे, दूसरों के इन्वेंशन को देख रहे थे, असेस मतलब चेक करना, आइंस्टाइन वॉज डेवलपिंग हिज आइडियाज इन सीक्रेट। तो आइंस्टाइन खुद की भी इन्वेंशन कर रहे थे, खुद की भी डिस्कवरीज कर रहे थे, और वो भी सीक्रेट में, किसी को पता नहीं लगने दे रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल, और इसीलिए वो अपने डेस्क को, जहां पर वो इन्वेंशन या डिस्कवरी कर रहे थे, उस डेस्क को उन्होंने बहुत जोकिंगली नाम दिया, उस डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उन्होंने नाम दे दिया उसको, एज ही फन वे में, मजाक वे में। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक फेमस पेपर के अंदर 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अंतर्गत ये उन्होंने कहा कि टाइम और डिस्टेंस जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट नहीं होता मतलब कि टाइम और डिस्टेंस किसी के रिलेशन में मापे नहीं जा सकते, मतलब उनको मापा नहीं जा सकता किसी के रिलेशन में, उनका वो खुद अपने आप में अलग है, मापा नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक को एक साथ एक ही टाइम पे रखा जाए, और उसको ना घुमा के लेकर आ जाए, मतलब एक घड़ी को एक जगह रख दो और एक को कहीं से जर्नी से घुमा के लेकर आओ, कहीं दूर से घुमा के वापस लेकर आओ, और जब दोनों को आप देखोगे तो दोनों में अलग अलग समय हो रहा होगा, अलग अलग टाइम हो रहा होगा, इसलिए डिस्टेंस और टाइम जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, वो किसी के मेजर में किसी के डिपेंडेंस में मेजर नहीं किया जा सकता। तो यही यहाँ पे बोला है कि दो एक्यूरेट क्लॉक जो है वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी अगर वो एक कंप्लीट जर्नी कर कर आती है और दोबारा एक जगह पे मिलती है। तो एक जो घड़ी होगी वो ज़्यादा टाइम बता रही होगी और एक कम टाइम बता रही होगी, मतलब कि एक ज़्यादा फास्ट मूव कर रही होगी। From this followed the world most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और इसी रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर एक वर्ल्ड का मोस्ट फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें रिलेशन दिखाया गया है मास और एनर्जी का। ठीक है, मास पता है आपको कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक मास होता है, उसका एक वजन होता है, राइट। और एनर्जी जो फॉर्म होती है, क्या थी वो थी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है ये। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट में ऐसा हो जाता है। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, मतलब E एनर्जी है, M फॉर मास, M है मास, और C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा होती है एक वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम मतलब आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो अर्थ तक आने में भी 8 सेकेंड लेती है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। और देखो इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटी सी चीज़ ले लो जिसका मास बहुत कम है और उसको मल्टीप्लाई कर दो आप जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके स्क्वायर से, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है यहाँ पे देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है लाइट। उसका स्क्वायर करके मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना ज्यादा एनर्जी बनेगा, तो मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगा, और ये फॉर्मूला है इसका एनर्जी का। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। कहा है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर अ 2 hours इट सीम्स लाइक ओनली 2 minutes। बोल रहा है कि अगर आप किसी एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लड़की के साथ बैठते हो, चाहे 2 घंटे क्यों ना हो जाए, वो बस लगते हैं कि सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं। एंड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट्स रिलेटिविटी। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि यही रिलेटिविटी है, कि अगर आप
2 मिनट के लिए भी एक गर्म से तवे के ऊपर बैठ जाओ तो आपको 2 घंटे से भी ज़्यादा लगता है। मतलब कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ठीक है। इसका एक और तरीके से मैं समझा सकता हूँ इस चीज़ को कि जैसे कि कोई इंसान बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत ही तेज़ भाग रहा है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। और अगर कोई इंसान स्लो चल रहा है तो उसके लिए टाइम जल्दी जल्दी बीतेगा। तो यही थी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी। आई होप आपको समझ आई हो। आगे चलते हैं। समझ गए। वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स के अंदर, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। अनरेवलिंग मतलब उथल पुथल होना, बहुत उथल पुथल हो रही थी उनकी खुद की पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिल्विया। अल्बर्ट को मिल्विया से शादी करनी थी क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जब उन्होंने अपनी सारी स्टडीज खत्म कर ली तभी उनको शादी करनी थी। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, पर उनकी जो माँ थी, अल्बर्ट की जो माँ थी, वो बोली थी कि नहीं, आप इनसे शादी नहीं कर सकते। शी थॉट मिल्विया हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। तो उनकी मदर को ये लगता था कि मिल्विया जो थी वो अल्बर्ट के लिए काफ़ी बड़ी थी। हालांकि वो सिर्फ 3 साल बड़ी थी, पर उनकी मदर को लगता था काफ़ी बड़ी है मिल्विया। एंड शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिल्वियाज इंटेलिजेंट, और उनकी मदर को मिल्विया का इंटेलिजेंट मिल्विया का जो शार्प माइंड था वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था। साहस, समझ ही सकते हो तुम लोग। शी इज अ बुक लाइक यू, वो कहती थी कि जो मिल्विया है वो बस तुम्हारी तरह ही बुक है। मतलब बिल्कुल जैसे तुम पढ़ाई में हो और बस हर चीज में बस पढ़ाई 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 लगी रहते हो, वैसे मिल्विया भी है। हिज मदर सेड, उन्होंने ये भी कहा, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। जब इन्होंने ये बात कही उनकी मदर ने कि नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देती तो हो सकती, तो आइंस्टाइन ने वेडिंग को क्या कर दिया, ऑफ कर दे कि ठीक है मैं मिल्विया से शादी नहीं करता। फिर क्या हुआ, फाइनली कैसे तैसे करके द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 903, मतलब 1903 में उनकी शादी हो गई। और उसके बाद उनके 2 सन हुए, 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, पर उसी के कुछ सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्टर्ड? फॉल्टर मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। तो उसी के कुछ सालों बाद, मैरिज होने के, बच्चे होने के बाद, इन दोनों की शादी टिकी नहीं, दोनों की शादी टूट गई। मिल्विया मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिल्विया जो थी वो, क्योंकि शादी हो गई थी उनकी, अब उनको हाउस वाइफ बन के रहना था, तो उनका जो इंटेलेक्चुअल था, जो दिमाग था, एम्बिशन मतलब उनको जो करना था अपनी लाइफ में, वो शायद खत्म हो रहा था शादी की वजह से, बच्चों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। और वो अनहैप्पी होती जा रही थी, खुश नहीं थी अपनी लाइफ से। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, तो उनकी फाइटिंग होती रहती थी उनकी उनसे, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन से और उनकी मदर से। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और फाइनली 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और अल्बर्ट ने उसी साल, सेम साल जिस साल उन्होंने डिवोर्स किया, उसी साल उन्होंने एल्सा से शादी कर ली कि भाई शादी कर लेते हैं, शादी कर ली उन्होंने। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, मतलब कि एल्सा से शादी होना, नया चैप्टर की स्टार्टिंग होना, और उसके साथ साथ एक और चीज, कोइंसाइड मतलब साथ साथ चलना, तो साथ साथ एक और चीज हुई, उनको वर्ल्ड फेम मिलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि वो फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। क्यों हुए? इन 1995 में, 1915 में उन्होंने ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने पब्लिश कर दी थी अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उन्होंने बताई थी पहले, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जिससे उनको पता चला कि ग्रेविटी को और अच्छे से समझ आने लगा। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ग्रेविटी समझ आने लगी। ग्रेविटी सबको पता है क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटी कहलाती है। तो ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगा जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। एंड और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या हुआ, एन इक्लिप्स ऑफ सन इन 1990 ब्रॉड द प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो इक्लिप्स आया, इक्लिप्स समझते हो, जो मतलब ग्रहण होता है, ग्रहण। तो ग्रहण आया और उस ग्रहण की वजह से पूरी बात क्लियर हो गई कि हाँ, ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ट्रू है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द extent to which the light from fixed star would be deflect through the sun's gravitational field। तो उन्होंने क्या बेसिकली कर लिया था, उन्होंने एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था क्या फ्यूचर में होने वाला है। उन्होंने करेक्टली कैलकुलेट किया था कि कैसे एक स्टार जो है, वो जो है, मतलब स्टार की जो एक पोजीशन होती है वो कैसे अनसर्टेन होती है, और कैसे उस स्टार की जो लाइट है वो कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी जस्ट बिकॉज हमारे अर्थ की क्या है, ग्रेविटी है। तो हमें पता है कि स्टार की पोजीशन कोई और होती है, उसकी रियल पोजीशन कोई और होती है, पर वो स्टार हमें दिखता कहीं और है।
और उसके बीच का जो डिग्री है, कितने डिग्री का डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, वो डिग्री का डिस्टेंस किसने निकाल लिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैलकुलेट कर लिया था कि हमें जो स्टार का जो ओरिजिनल पोजीशन है और उसका जो अनओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि जो जहाँ पे वो दिखाई देने वाला है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, और उनके बीच का एक डिग्री, कितना डिग्री का वो डिस्टेंस होने वाला है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया था अपनी थ्योरी की वजह से। और ये चीज़ करेक्टली प्रूफ हुई थी जब ये इक्लिप्स हुआ था, तो जिससे समझ आ गया था कि हाँ, सन के अंदर जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वजह से कैसे हमारे स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है और जो रियर पोजीशन है, जो मतलब हमें दिखती है, वो अलग होती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइन आ गए कि ये तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, मतलब कि साइंस में एक नई चीज़ का जागृत हुआ है, जिससे साइंस पूरी तरह से क्या हो जाने वाली है, अब चेंज हो जाने वाली है। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। नोबेल प्राइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्राइज होता है और ये तभी मिलता है जब कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग होता है, कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है, और नोबेल प्राइज उनको मिला 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा, बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस आने लगे हर एक जगह से कि आओ आओ, हमारी सिटी भी आओ, हमारी कंट्री भी आओ, एंड लॉर्डेड बाय प्रेस, और इनके हर जगह मतलब प्रेस फॉलो करने लगी, मतलब मीडिया वगैरह इनके इंटरव्यूज लेने के लिए। When Nazis came to power in Germany in 1933, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1930 के अकॉर्डिंगली, 1913 के बाद, और आपको पता है 1933 या 34 में हुआ था, आई डोंट नो, मैं इतना हिस्ट्री नहीं जानता, पर फिर भी नाजीज कौन है, नाजीज हैं हिटलर, एडोल्फ हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। वो जब पावर में आया था जर्मनी के अंदर तो उसको जूइश लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जूइश थे, और वहाँ पे जूइश के साथ बहुत बुरा बुरा कर रहा था नाजी, मतलब हिटलर बहुत बुरा बुरा कर रहा था। तो आइंस्टाइन के पास पैसा था भाई, वो फेमस हो गए थे, तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्योंकि नाजीज का पावर आ गया था, वो जूइस को पकड़ पकड़ के उनके साथ बहुत बुरा हालत कर रहा था, तो आइंस्टाइन बोले कि चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से, तो वो चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्निल हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो क्या हुआ कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन बना लिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था बर्लिन के अंदर, ठीक है। और अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर, मतलब एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम आ रहा था, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। तो बहुत सारे जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो फासिज्म से बचकर आए थे, मतलब कि फासिज्म मतलब एक और था इंसान जो मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब परेशान कर रहा था, बिल्कुल ही हिटलर की तरह था वो भी, तो उससे जो बचकर आए थे उनको फासिज्म कहा जाता था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट बचकर आए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन है, जैसे कि आइंस्टाइन बचकर आए थे हिटलर से, वैसे ही। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और अब ये लोग डर रहे थे कि नाजीज पावर में है और नाजीज क्या कर सकते हैं, वो एक बॉम्ब बना सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब का जो भी मतलब उनके पास फॉर्मूला वगैरह उसे बना सकते हैं और वो अटैक कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। एट द अर्जिंग ऑफ कुलीग, तो इसलिए इनके एक कुलीग ने, मतलब आइंस्टाइन के कुलीग ने अर्ज किया कि भाई आइंस्टाइन कुछ तो कर। तो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अ अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, और उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। ऑन अगस्त 1939 में उन्होंने लेटर लिखा, इन विच ही वॉर्न, उन्होंने वॉर्न किया कि एटम बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब उन्होंने बोला कि एटम बॉम्ब इस तरह का एक सिंगल छोटा सा बॉम्ब भी एक्सप्लोडेड ऑन अ पोर्ट मतलब बंदरगाह पे, एक बंदरगाह पे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पर फेंकते हैं, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो हो सकता है कि वो बम, एक छोटा सा बॉम्ब पूरा का पूरा पोर्ट ही क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसके आसपास की चीजों को भी तबाह कर सकता है, मतलब वो पोर्ट को तो तबाह करेगा ही वो बॉम्ब, पर आसपास की चीजों को भी क्या कर देगा, तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। ये वॉर्न किया था उन्होंने, आइंस्टाइन ने वॉर्न किया था प्रेसिडेंट को। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके वर्ड जो थे उससे इफेक्ट तो हुआ, पर अलग इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट, तो अमेरिकन ने क्या करा कि इनकी बात समझ ली कि भाई हाँ, इससे तो कुछ कांड किया जा सकता है, तो उन्हें सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने खुद का एक एटम बॉम्ब बना लिया अमेरिका ने, और ड्रॉप कर दिया द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। जो वर्ल्ड वॉर 2 आया था उसके अंदर अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही थी, और अमेरिका ने अपने गुस्से को उतारने के लिए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया
और नागासाकी और हिरोशिमा में जाके गिरा दिया। और आपको पता है आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं जस्ट बिकॉज उस एनवायरनमेंट में, उस एयर में, उस जो बम है उसके कण है, जो रेडिएशन है अभी भी, है ना। लास्ट, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन, और इसलिए उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा। पब्लिक मिसिव मतलब उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी यूनाइटेड नेशंस को। इन इट, उसके अंदर उन्होंने लिखा, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि आपको एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, जैसे कि उन्होंने लेटर लिखा था रूजवेल्ट को, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उसमें तो इम्पैक्ट था, उन्होंने बम बनाया, उन्होंने फेंक दिया, पर इसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, यूएन ने कुछ किया ही नहीं। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर जैसे जैसे साल बीतते गए, आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने अपना हिस्सा पॉलिटिक्स में लेना शुरू कर दिया, मतलब पॉलिटिक्स में जाने लगे क्योंकि वो फेमस तो थे ही, तो लोग उनकी सुनेंगे, तो पॉलिटिक्स में घुस गए वो। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप, तो उन्होंने उसमें फोर्सफुली लोगों को कहा कि आप लोगों को विरोध करना पड़ेगा, क्या कि आर्म बिल्डअप ना हो, मतलब बम बारूद ये सब ना बनाया जाए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का साथ लिया और उन्होंने लोगों को बोला कि नहीं, आपको शांति बना के रखना है, एक डेमोक्रेसी बना के रखना है हर एक वर्ल्ड के अंदर, हर एक वर्ल्ड नहीं, हर एक देश में। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई 1955 में, जब वो सिर्फ 76 साल के थे, he was celebrated as a visionary। तो उनको एक विजनरी का घोषित कर दिया गया। विजनरी वो इंसान होता है जो अपने प्रेजेंट को लेकर फ्यूचर को भी क्या कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। उस इंसान को हम विजनरी बोलते हैं, मतलब कि वो आज प्रेजेंट को अच्छे से कैलकुलेट करके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके साथ या क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसको विजनरी बोलते हैं। एंड वर्ल्ड सिटीजन, उनको वर्ल्ड सिटीजन बोला क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। और फिर उनको ये भी बोला गया कि वो एक साइंटिफिक जीनियस थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड में साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशंस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड लाइन नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द, सो दैट मैं ऐसी वीडियो और भी आपके लिए लाता रहूँ।